Now over to you, Pripal ji. हेलो। ओके। आ, दोस्तों, मेरा नाम प्रितपाल है और मैं एक शराबी हूँ। Hi, Pripal. आ, हाँ, थैंक यू। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। क्लीन स्लेट से मेरा नाता लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आना एक सुखद अनुभव होता है। खासतौर से यहाँ पे अर्ली सोब्राइटी न्यू कमर लोग काफ़ी आते हैं, तो मुझे वही जगह ज़्यादा अच्छी लगती है जहाँ पे मैं यूज़फुल हो सकता हूँ और जहाँ पे मैं पे बैक कर सकता हूँ ना, क्योंकि अब मेरा ये पे बैक टाइम है। 29 ईयर सोबर हूँ मैं और अभी मुझे वापस देना है, ये ने मुझे दिया है। तो इट्स अ प्लेजर, एक खुशी होती है मुझे जो मुझे मिला है उसको वापस देने में। और उसी सिलसिले में मैं आज आपके साथ मुखातिब हुआ हूँ और अपना परिचय दूँ। मेरा नाम प्रितपाल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में ही जन्मा पला, यहीं पे पढ़ाई करी और ज़्यादातर शराब भी मैंने यहीं पी। उस टाइम विदेश में भी रहा था, वहाँ भी शराब पी। 20 साल मैंने शराब पी होगी और उसमें से 10 साल तो मैंने पी होगी कि जैसे मैंने कंट्रोल ड्रिंकिंग कह लो, मतलब रोज नहीं पीनी, कभी कभी पीनी, तो तब भी ज़्यादा हो जाती थी। सुबह उठ के तब भी सिर पकड़ के बैठ जाता था मैं। और 10 साल तो मैंने बिना रोक टोक के रोज शराब पी, मैंने लगातार शराब पी। और सब कुछ जब, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया, जब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया था ना, वो नौबत मेरे को पहुंची थी 96 में। मैं आ गया था 92 में, पर अभी मेरा बॉटम हिट होना बाकी रह गया था। अभी कुछ मेरी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं बनी थी शायद। अभी पुलिस के और इसके लॉकअप और ये और कई कई हादसे अभी होने बाकी थे। और उन हादसों का शुक्रिया, आज मैं शुक्रिया करता हूँ उन हादसों का, क्योंकि जितना मैंने अपमान सहा उन 4 सालों में, 92 से 96 ए में आने के बाद, उतना मैंने पहले अपनी शराबीपन की ज़िंदगी में थोड़े मोटे अपमान हुए होंगे मेरे, और इतनी ह्यूमिलिएशन जो है मुझे इन 4 सालों में हुई। और फिर एक ही बातें मुझे समझ में आई 96 में। इंटेलेक्चुअली मुझे 92 में ही समझ आ गई थी बातें कि एक बीमारी है, एक दफ़ा शुरू करो, आप पी नहीं सकते, आप रुक नहीं सकते हो, पिए जाओगे। ये सब बातें मेरे साथ हो रही थी। फिर भी मुझे कहीं लगता था कि नहीं, आई एम डिफरेंट ना, मैं शायद कुछ अलग हूँ इनसे ना, शायद मेरी समस्याएं और ज़्यादा गंभीर हैं। शराब तो मैं बाद में भी ठीक कर लूँगा, पहले दूसरी समस्याओं को ज़रा मैं उसकी तरफ नज़र डाल लूँ। पर हुआ यही कि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और दूसरी समस्याएं तो मेरी हल नहीं हुई, बल्कि और नई समस्याएं और पैदा हो गई, और जो दूसरी समस्याएं थी वो भी और भयंकर बन गई। तो 96 में मेरे ऊपर कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, मेरा बॉटम हिट हुआ। शराब की कृपा हुई और ईश्वर की कृपा हुई, इन दोनों की कृपा से ही मुझे सोब्राइटी मिली। शराब का भी धन्यवाद, ईश्वर का भी धन्यवाद कि 96 में मैंने अपनी सो कॉल्ड ईगो जो थी ना मेरी, उसको मैंने त्याग किया और सोब्राइटी की यात्रा मैंने शुरू की 23 जनवरी 1996 से। और तब से अब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं जिंदगी में, बहुत सारी, एज भी बढ़ी है, मुश्किलें भी बढ़ी हैं, और कई लोग मुझे छोड़ के भी चले गए, मेरे नियर एंड डियर वंस। और भी कई मुश्किलें आई हैं, है ना। घरेलू मुश्किलें, फाइनेंशियल मुश्किलें, सेल्फ पिटी की मुश्किलें, अकेलापन, मैं अकेला रहता हूँ घर पे, और आइसोलेशन, लोनलीनेस, फियर्स, पैनिक, सेल्फ पिटी, आप नाम लो और मैं कहूँगा हाँ ये मेरे अंदर भी है। गिल्ट, शेम, ये सब चीज़ें जो थी मेरे अंदर अभी भी थी। शराब पीते हुए तो इन्होंने तो मुझे नज़ारे दिखाए थे, खूब नज़ारे दिखाए थे, खूब फियर, खूब गिल्ट, खूब पैनिक सिचुएशंस, और अपमानित होना और अपनी ही नज़रों में गिर जाना। और फिर जब मेरी यात्रा शुरू हुई तो
लगा कि ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और शायद मेरे अंदर जो टैलेंट है ना, जो मेरे टैलेंट दुनिया पहचान नहीं पाई थी, अब वो ऊपर निखर के आएंगे और मैं आई विल बी अ विनर, मटीरियल वर्ल्ड में और बाहर की दुनिया में एक बहुत ही कामयाब व्यक्ति मैं सिद्ध होऊंगा। तो उसके बाद जैसे कहते हैं ना, लाइफ के कुछ और ही नियम होते हैं, और वो नियमों ने मुझे जो है मटेरियल वर्ल्ड में तो प्रोग्रेस कोई खास नहीं करके दिखाई, पर हाँ, दूसरे वर्ल्ड में मतलब आई बिकेम यूजफुल। जो यूजफुलनेस जो है ना, वो मेरी ज़्यादा हो गई, अच्छी हो गई। मटेरियल का ऐसा था कि मेरा कोई ऐसा तो नहीं था कि मेरे बिल पे नहीं हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर जिन ऊंचाइयों को मैं छूना चाहता था ना, मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और मैं अपना कैरियर नहीं बना पाया था। तो और फिर मुझे लगता था कि अभी आज ही मुझे पता लगा कि जो मेरे दोस्त हैं ना, जो वो रिटायर हुए थे, तो कम से कम वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे थे। अब उस लेवल की सक्सेस स्टोरी नहीं है मेरे पास ना। मेरे पास सक्सेस स्टोरी ये है कि मैं 29 साल मैंने शराब नहीं पी है ना। और मेरे पास सक्सेस स्टोरी ये है कि मैंने ए में आकर स्पॉन्सरशिप की सेवा दी है। और ये सक्सेस स्टोरी जो है, मेरे ख्याल से ये मेरे लिए एक बहुत ही मायने रखती है। और मैं आज भी अपने आप को यूजफुल महसूस करता हूँ, जबकि वो जो रिटायर हो गए हैं, वो लोग जो मेरे दोस्त कॉलेज के जो थे, अब वो इधर उधर व्हाट्सएप पे और यहाँ पे कुछ मतलब बिजी होते हैं, कुछ कुछ एक दूसरे को वीडियो भेजते रहते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी में लगता है कि कोई उत्साह नहीं है, चमक नहीं है। और तो इसलिए मैंने लगा कि नहीं, अगर मेरा कैरियर नहीं बना, तो मेरा जो कैरियर ए के अंदर बना, वो बहुत ज़्यादा मुझे उत्साहित रखता है, मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है, मुझे यंग रखता है, मुझे अ, जो है इस दुनिया के साथ जोड़ के रखता है। मुझे नए लोगों से मुझे मुलाकात होती है। मेरे नए मेरे जो है मेरे रिश्ते जो हैं, वो जो पुराने लोगों के साथ रिश्ते भी ठीक हुए, अब नए लोगों के साथ जो रिश्ते बन रहे हैं मेरे, रोज के रोज, स्काई इज द लिमिट। ए का जो है कैरियर है, उसमें स्काई इज द लिमिट। तो ये जो मेरी यात्रा शुरू हुई 96 में, और तो 1-2 साल में मीटिंग रेगुलरली रोज करता था, मीटिंग ऑलमोस्ट रोज, या हफ्ते में 5 या 6 तो करता ही था। दिल्ली में सिर्फ 9 जगह मीटिंग होती थी उन दिनों में, और दूर दूर होती थी, तो रोज मीटिंग करना भी संभव नहीं था। और प्लस मैं नौकरी करता था, तो वहाँ से छुट्टी भी शाम को होती थी, तो हर दूर वाली जगह तो मैं नहीं जा सकता था। तो जितनी भी मैं जगह जा सकता था, मैंने मीटिंग की। तो आउट ऑफ फियर ना कि दोबारा मैं शराब नहीं पीना चाहता था। और अब शराब छोड़ने के बाद मेरा जिस्म भरना शुरू हो गया था, मेरा वजन हो गया था 48 किलो। सडनली 6 महीने के बाद मेरा वजन हो गया था 64 किलो। तो वो मुझे अपनी शक्ल शीशे में लगनी अच्छी हो गई थी। लोग भी मेरी तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारे चेहरे पे चमक आ रही है, अब तुम ये कायाकल्प कैसे हुआ ना। और मुझे भी अच्छा लग रहा था। पर कुछ टाइम के बाद ना, जो ए के अंदर ना, मुझे लगा कि खाली मीटिंग करते रहो और सोबर होते रहो, कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन अटेंड करते रहो, और यू नो डिनर पार्टी और ये पार्टी और न्यू ईयर पार्टी अटेंड करते रहो ना, इससे जो है मेरा खालीपन तो भरा नहीं जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे जो है, मेरी जो पास्ट है जो है, वो मुझे बहुत तंग करता है। उस पास्ट को जो है मुझे दीवार पे टंगे, और मैं इनको उसको चार्ट को जब देखता था, तो मुझे ये करना है, और लोगों के मुंह से जब सुनता था, तो मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। पर वो मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे करना है ये। और फिर मैंने ट्राई किया। अमेरिका से कुछ लोग आए थे, एक 8-10 लोग आए थे, टॉम एंड बारबरा। और उन्होंने कोई एक वर्कशॉप करी स्टेप 4 के ऊपर। मैं कोई 1.5 पौने 2 साल सोबर था, और उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद मैंने जो है 4 स्टेप को करना सीखा। उनके हिसाब से जो उन्होंने एक तरीका, एक नया मॉड्यूल उन्होंने बनाया था, वो कोई एक
कोई एक एनजीओ टाइप चला रहे थे वहाँ पे, थे वो ए मेंबर ही, और वो एनजीओ का एक मॉड्यूल था स्टेप 4 करने का, वो सिखाने के लिए वो इंडिया आए थे। और उसको मैंने बड़ी शिद्दत से, बड़ी उनकी वो जो है ना क्लास अटेंड करी, और उसको मैंने लिखना शुरू किया। और लिखता गया लिखता गया लिखता गया, वो तो वापस चले गया अमेरिका, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, स्टेप 4 मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। उनका तरीका इतना लंबा था और इतना वो गहराई तक जाने वाला था, और मुझे लग रहा था कि मेरा क्या होगा, इतने सारी शीट इकट्ठी हो गई हैं, अब इनका क्या करूं मैं, हजारों शीट इकट्ठी हो गई हैं। और कुछ कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे थे ए के अंदर, और अभी तेरा स्टेप 4 खत्म हुआ नहीं हुआ। तो और वो कह रहे थे जी स्टेप 5 करना है तो आप अमेरिका में आ जाओ। मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं अमेरिका जा सकूँ ना, तो मैं उदास हो गया था। मतलब मैं 6 7 8 साल की मेरी सोबराइटी थी, और मेरा स्टेप 4 कुछ भी नहीं हुआ था। स्टेप 4 जो हुआ था एक उनके तरीके से हुआ था, वो पढ़ा था, सिर्फ कागज ही पढ़े थे और कुछ नहीं था। और तो जब मैं कहते थे कि मैं द स्टूडेंट इज रेडी, द टीचर अपीयर्स ना, तो मैं रेडी था, मतलब आगे बढ़ने के लिए ना। तो 8 साल की सोब्राइटी में फिर आई फाउंड अनदर स्पॉन्सर, और वो स्पॉन्सर जो है वो फिर उसके साथ में चला, वो भी अमेरिकन ही था, पर वो इंडिया में सेटल्ड था, यहीं रह रहा था वो, हिमाचल में। और उसके साथ फिर ये सिलसिला मेरा 8 साल की सोब्राइटी के बाद शुरू हुआ, और तब से लेके अब तक ये रुका नहीं है। और उसके बाद उससे मैंने बिग बुक के तरीके से जब स्टेप्स सीखे और उसको किए, तो लगा कि ये तो बहुत आसान तरीका है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रोग्राम करना। बिग बुक मैंने पहले भी पढ़ने की कोशिश की थी, मुझे अ, एक आधा पेज पकड़ पढ़ के मैं छोड़ देता था। पर जब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ दोबारा बिग बुक पढ़नी शुरू की, तो मुझे इसकी गहराइयाँ जो हैं वो मुझे समझ में आनी शुरू हुई, और मुझे लगा कि हाँ, इस ये मतलब सिर्फ ये कोई ग्रुप थेरेपी नहीं है कि हम मीटिंग में इकट्ठे हो जाते हैं एक जैसी प्रॉब्लम को लेके, और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और उसको मेरा स्पॉन्सर कहता था, वो है उसको हम कहते हैं वाइट नकल्ड सुपराइटी, एक दूसरे का कस के हाथ पकड़े हुए हैं कि हाथ छोड़ दिया तो हम पी जाएंगे। तो उसमें फ्रीडम नहीं थी इतनी ना, एक दूसरे को जुड़ के रहना, बस वही जुड़ के रहना, एक हर हर टाइम जुड़ के रहना, मीटिंग के बाद भी जुड़ के रहना, हर टाइम, मतलब 24 घंटे जो है ना, यही डर लगा रहता कि हम पी ना जाए, ना पी ना जाए। तो वो जिंदगी जो है थे वो मैं नहीं चाहता था, मैं फ्रीडम चाहता था, मैं अपनी आइसोलेशन से दूर होना चाहता था। तब मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि अगर आप ये बिग बुक के तरीके से आप प्रोग्राम करोगे, तो आप अपनी इन सारी समस्याओं से बाहर निकलोगे। और फिर मैंने उसके साथ ये प्रोग्राम किया, सारे कदम किए मैंने उसके साथ। और उसके बाद जो है इसको मैंने आगे देना शुरू किया, जब आगे देना शुरू किया तो और अच्छा लगा। फिर मैंने ज़्यादा प्रोग्राम तो मैंने देने के बाद सीखा, फिर जिनको मैंने प्रोग्राम दिया था उन्होंने भी आगे देना शुरू किया, तो और अच्छा लगा। इसका मतलब कि काम कर रहा है तभी तो आगे जा रहे हैं, चेन जो बन रही है, मेरी फैमिली ट्री बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं काम करता है। तो फिर उसके बाद जो है बिग बुक को मैंने नहीं छोड़ा, और उसी सिलसिले में आज जो है आपके साथ रूबरू हूँ, मैं हुआ हूँ उसी बिग बुक के तरीके से कदम कैसे होते हैं, उसी बिग बुक के तरीके से कदम 8वां कैसे होता है। कदम 8वां कहता है, हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई, और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। अभी तक आपकी जो सीरीज चल रही है उसमें 7 कदम तक आपने सुना होगा, अलग अलग स्पीकर आए होंगे, और आई एम श्योर उन्होंने भी बिग बुक से ही शेयर किया होगा कदमों को करना। और उसके बाद जो है, जो 8वां कदम जो है वो क्यों जरूरी है मेरे लिए, अ, उसको हम डिस्कस करेंगे। पर इसको डिस्कस क्यों करना है, और ये क्यों करना है, और क्यों जरूरी है, क्या करना है, तो इसके लिए मुझे जो 3 सवाल जो है ना वो हमेशा याद रखने हैं। पहला सवाल तो ये है कि मेरी समस्या क्या है। दूसरा सवाल है कि मेरी समस्या का हल क्या है।
और तीसरा सवाल है कि समस्या का इस हल का मेथड क्या है, तरीका क्या है। तो जो पहला सवाल का जो आंसर मुझे मिला ना कि मेरी समस्या क्या है, तो यहाँ आके मुझे पता लगा कि मेरी ये समस्या है शराबीपन नाम की बीमारी। इसके पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि शराबीपन एक बीमारी भी हो सकती है। कभी नहीं लगा था कि शराब पीना कोई बीमारी हो सकती है। ज़्यादा नहीं पीना चाहता था, मैं कम पीना चाहता था, इसीलिए मैं आया था। छोड़ने के लिए मैं नहीं आया था। मुझे लगता था कि ये सोशल लुब्रिकेंट है और ये ज़िंदगी में मेरे घर में सभी पीते हैं, मेरे रिश्तेदार सभी पीते हैं, किसी चीज़ की मना नहीं है शराब पीना। पर हाँ, ज़्यादा पीना जो है वो तो मना है। उसके लिए तो उनको गुस्सा था ही मेरे ऊपर ना, कि तू हमारे जैसे क्यों नहीं पीता है। तो मैं उनके जैसा बनना चाहता था, इसलिए मैं आया था। और मेरे फादर की डेथ हुई थी 91 दिसंबर में। और मेरे को गिल्ट था कि वो मेरे से उनको जितनी उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे मैं बिल्कुल खरा नहीं उतरा था। और मेरे कारण वो परेशान थे, मेरे कारण दुखी थे, और उसी दुख में वो शायद गुजर भी गए। तो ये भी अपराध बोध, गिल्ट था मेरे अंदर कि मैं उनको कुछ करके नहीं दिखा पाया। हाँ, पर यहाँ पे आके जब मुझे बीमारी का पता लगा तो मैंने आइडेंटिफिकेशन ली उससे। हाँ, कि मुझे भी वही होता है जो ये कह रहे हैं कि समस्या जो है मेरी शराबीपन नाम की बीमारी है। ये बीमारी मुझे तीन तरह से अटैक करती है। फिजिकल एलर्जी के रूप में, मेंटल ऑब्सेशन के रूप में, और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी के रूप में। फिजिकल एलर्जी या शारीरिक भूख जिसको हम कहते हैं, वो मुझे पता लगा कि जब मैं एक दफ़ा मेरे अंदर थोड़ी सी मात्रा में शराब जाती है तो एक एलर्जी उत्पन्न होती है। उस एलर्जी का रूप होता है ना जो, वो हुड़क के रूप में रूप निकलता है। क्रेविंग उत्पन्न होती है उससे। वो हुड़क जो है मुझे और पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, 10वां, 8वां, 20वां पैक पीने के लिए मजबूर करती है। और जब मैं बेहोश हो जाता हूँ या मैं और शराब खरीद नहीं पाता हूँ, तब तक मैं पिए जाता हूँ। या मुझे बंद नहीं किया कर दिया जाता ताले के अंदर, मैं पिए जाता हूँ। और जब मेरा नशा उतरता है, हो सकता है वो सुबह हो, दोपहर हो, कभी भी हो, फिर मुझे बहुत ही ग्लानि होती है, बहुत ही गिल्ट आता है। फिर मैं क्षमा मांगता हूँ और सॉरी कहता हूँ। और डर, पैनिक मेरे को घेर लेते हैं कि पता नहीं कैसे घर पहुंचा मैं, कैसे कहाँ पहुंच। कई दफ़ा तो मैं घर की जगह कहीं और ही मेरी आंख खुलती। तो वो जो है वो चीज़ें मुझे कंपा देती, कंपा जाता हूँ मैं। और फिर मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी नहीं शराब पीऊँगा, कम से कम आज नहीं पीऊँगा। और उसके बाद जो है बीमारी का दूसरा रूप जो है वो शुरू हो जाता है, मेंटल ऑब्सेशन। और वो मुझे कहता है कि थोड़ी सी पी ले तो तू इस तेरे जो इतना खराब मूड हो रखा है इससे तू बाहर निकल आएगा, तू अच्छा महसूस करेगा, तेरे को भूख नहीं लग रही है, भूख भी लगेगी, और तू अपना दिन जो है शुरू कर सकता है इससे। तो ये बीमारी का जो दूसरा रूप है मेंटल ऑब्सेशन, उससे मैं पी लेता हूँ और फिर मैं वही जड़ी फिर दोबारा लग जाती है, फिजिकल एलर्जी वाली। और ये एक चक्रव्यूह में मैं जब फंस जाता हूँ तो फिर मेरे से मेरा नैतिक पतन भी होता है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी जिसको कहते हैं। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, मुझे पैसे चाहिए, मैं चोरी भी कर सकता हूँ, मैं अपने ऑफिस में भी गलत मलत काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे, और मैं गलत गलत जो चीज़ें भी कर सकता हूँ जो कि यहाँ पे शर्मनाक, शेयर भी नहीं करी जा सकती, जो मेरे सिर्फ स्पॉन्सर के कान के लिए हैं। तो वो मेरा नैतिक पतन भी होता है साथ साथ में। तो ये मेरे सवाल जो है ना, ये पहली जो जो पहले सवाल का जो है जवाब ये है कि मैं एक बीमारी से ग्रस्त हूँ जिसके तीन ही अंत हैं: समय से पहले मौत, पागलखाना या जेल, और ये बीमारी हमें डॉक्टर सिल्कवर्थ से पहले पता लगी। बीमारी का जो दूसरा रूप है वो है, तो बीमारी का जो सवाल, जो दूसरा सवाल है मेरा, वो है फिर इस बीमारी का हल क्या है। ये तो बुरी खबर है ना कि मैं ऐसी बीमारी से ग्रस्त हूँ जिसका कोई इलाज नहीं है, और डॉक्टर भी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, और ये मुझे मार भी देगी। मेरी ईगो तो डिफ्लेट हो गई कि मैं
मुझे पावरलेसनेस का भी पता लग गया। तो फिर ये बीमारी से बाहर कैसे निकलूं? मैं अपनी पावर से तो बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ ना मैं। तो जो बीमारी, इसका हल क्या है? इस बीमारी का हल है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति। और जब मुझे आध्यात्मिक जागृति से हम समझते हैं कि मेरे अंदर एक, मेरे व्यक्तित्व में बदलाव आता है, मेरी पर्सनैलिटी चेंज होती है, मेरी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मेरे अंदर एक ऐसा विचारधारा का, नई विचारधारा का जन्म होता है, नई सोच, नई विचारधारा, नई थॉट, नई फीलिंग, नए आइडिया। पुराने विचारधारा कहीं और रह जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह नई विचारधारा का जन्म होता है, परिवर्तन आता है मेरे अंदर 180 डिग्री। वो परिवर्तन जब मेरे अंदर आता है तो मेरी शराब की तरफ, मेरी मेरी सैनिटी और सेरेनिटी उससे मेरी जब बरकरार होती है, तो शराब की मेरे को इच्छा जो है वो जागती ही नहीं है। मेरा ऑब्सेशन शराब पीने का जागता ही नहीं है, अपने आप ही नहीं जागता। अगर कभी शराब दिख भी जाए कहीं पे, तो उसी टाइम मेरी सैनिटी भी वापस आ जाती है कि नहीं, इस पदार्थ को मैं, मेरे लिए नहीं बनी है, मैं इसको नहीं छू सकता हूँ, ये मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता हूँ। जो लोग हैंडल कर सकते हैं उनको मुबारक, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तो वो जो है जागृति जो आती है ना मेरे को, उसी को हम कहते हैं आध्यात्मिक जाग, उसी को हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उसी को हम कहते हैं आध्यात्मिक जागृति। और ये हमें डॉक्टर कॉल जुंग ने बताया था सबसे पहले। और जो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। तो सवाल, जो तीसरा सवाल है कि फिर इस आध्यात्मिक जागृति को पाने का तरीका क्या है? तो तरीका है 12 स्टेप्स। 12 कदम करने से मेरे अंदर आध्यात्मिक जागृति आती है। और मेरा स्पॉन्सर कहता था मनी बैक गारंटी है ये, अगर इन से 12 कदमों को मैं ईमानदारी से करता हूँ, और तो ये जो है मनी बैक गारंटी है ये, इनको करने से मेरे अंदर परिवर्तन आएगा ही आएगा ना। और शराब से मेरी जो निजात है वो होगी होगी, मेरी सेरेनिटी और सैनिटी मुझे वापस आएगी आएगी। तो ये 12 कदम भी हमें बाहर से ही मिले, ऑक्सफोर्ड ग्रुप से। तो सारा प्रोग्राम जो है हमने बोरो किया है, बाहर से बोरो किया है। हमने साइंस से बोरो किया है, हमने साइकोलॉजी से बोरो किया है, और हमने रिलीजन से बोरो किया है ना। और वो तीनों चीजें मिलके जो है हमारे जो है ये 12 कदम बनते हैं। अब आध्यात्मिक जागृति को पाना, अगर मुझे पता लग गया कि मेरा उद्देश्य है और ये 12 कदम मुझे करने हैं, तो फिर मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे एक अपना स्पॉन्सर बनाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि मुझे ये कदम करने हैं, मुझे प्लीज़ आप कदम करवाओ, मुझे किस तरह से करने हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और फिर वो जो स्पॉन्सर है आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 इन कदमों के ऊपर आपको लेके जाएगा। और एक प्रोग्राम करने के सिर्फ 2 ही नियम है कि कीप इट सिंपल एंड जस्ट डू इट। मतलब कि ज़्यादा वाद विवाद किए, ज़्यादा किंतु परंतु किए, ये प्रोग्राम जो है मुझे करने के बाद समझ में आएगा। समझ के मैं इस प्रोग्राम को नहीं कर पाऊंगा, कि मैं पहले समझूंगा इसको फिर करूंगा। जब मैं इसको करूंगा ना, आई कैन ओनली एक्ट माई वे टू सोब्राइटी, आई कैनॉट थिंक माई वे टू सोब्राइटी। मैं सोब्राइटी को अगर मुझे पानी है, मुझे आध्यात्मिक जागृति पानी है, तो उसके लिए मुझे एक्शन में आना पड़ेगा। और उस एक्शन के चलते चलते जो है स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 जब मैं कर लेता हूँ, फिर मैं 8वें कदम पे पहुंचता हूँ। और 8वां कदम जो है वो ये कहता है, हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई, और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये जो है, जिन व्यक्तियों को मैंने हानि पहुंचाई है, उनसे मैं क्षतिपूर्ति करने के लिए इच्छुक, विलिंग, तैयार हूं मैं। तो ये क्यों तैयार हूं ना मैं? तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई संत बनना चाहता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई बड़ा मेरा नाम होगा, बड़ा मेरी बड़ी मेरी बहुत, मेरे को गले में हार डलेंगे माफी मांगने से, मुझे क्षतिपूर्ति करने से। मुझे ये करना है सब कुछ क्योंकि मेरे को आध्यात्मिक जागृति चाहिए।
मुझे पर्सनैलिटी चेंज चाहिए, और उस पर्सनैलिटी चेंज को अगर मुझे पहुंचना है 12वें कदम पर, तो मुझे 8वां कदम जो है वो मुझे करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये हमारे जितने भी कदम है ना, अगर हम ईमानदारी से अगर देखें, तो 12वां कदम कहता है ना कि इन कदमों को करने के स्वरूप हमें आध्यात्मिक जागृति हुई, और हमने ये संदेश दूसरे शराबियों तक पहुंचाया, और हमने इन आध्यात्मिक मूल्यों को मूल्यों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रयोग किया, उसको ढाला, उसको प्रैक्टिस किया ना। तो अब आध्यात्मिक नियम जो हैं और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो हैं, मुझे कदम तो पता है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है वो जो है वो भी जानना मेरे को बहुत जरूरी है। और 8वें कदम का जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है वो है ब्रदरली लव, भाईचारा। भाईचारा किससे? सबसे। तो इतनी बड़ी जो ये मेरे से डिमांड कर रहा है आत्मा कदम, भाईचारा सबसे पहले सबसे भाई, कुछ लोगों को तो मैं पसंद करता हूँ, कुछ लोगों से मैं नफरत करता हूँ, और कुछ लोग तो मेरी जिंदगी में हैं या नहीं मुझे बॉदर नहीं करते, मुझे उनके लिए तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। और आप कह रहे हो कि सारे यूनिवर्स से भाईचारा, सारे ब्रदरली लव, किसी भी धर्म का, किसी भी कंट्री का, जो मुझे पसंद है या नहीं पसंद है मैं उनको नफरत करता हूँ, और वो नफरत का भाव जो है मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है। पर आप चिंता ना कीजिए, अगर आपने पिछले 7 कदम करे हैं तो उनके जो आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स के ऊपर आप चले हैं और उनको आपने अपनी जिंदगी में ढाला है, तो 8वें कदम की जो अहमियत है ना वो मुझे दिखने लगेगी, और मैं बहुत एकदम विलिंग हो जाऊंगा इनको करने के लिए। तो जो आध्यात्मिक प्रिंसिपल की बात हो रही थी, तो जो पहले कदम का जो आध्यात्मिक प्रिंसिपल है वो ऑनेस्टी, ईमानदारी। और ईमानदारी किससे? अपने आप से। जब तक मैं अपने आप से ईमानदार नहीं होऊंगा तब तक मैं पहला कदम नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने आप से 100% ईमानदार होना है कि मैं शराब के ऊपर पूरी तरह से पावरलेस हूँ और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। तो जब तक इस तरह की ईमानदारी मेरे अंदर नहीं आती है तो मैं पहला कदम नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए ओल्ड टाइमर कहते हैं कि पहला कदम तो शराब ही कराती है, क्योंकि वो जो ईमानदारी है ना, वो जो है मेरी ईगो डिफ्लेशन है, वो जो मेरी क्या कहते हैं, मेरी जो सेल्फिशनेस है उसको जीरो करना जो है, जो मैं अपने कंट्रोल करना चाहता हूँ, कंट्रोल करने की जो मेरी तमन्ना है, उसको मुझे पूरी तरह से त्यागना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे ईमानदारी चाहिए, और ईमानदारी चाहिए, दिल से ईमानदारी चाहिए। तो आध्यात्मिक प्रिंसिपल पहले कदम का हो गया ऑनेस्टी, और मैंने अपने आप को पावरलेस मान लिया कि मैं इस पदार्थ के आगे शक्तिहीन हूँ। दूसरे कदम का आध्यात्मिक प्रिंसिपल है होप, आशा। दूसरा कदम मेरे अंदर आशा जगाता है, क्योंकि मैं अब इस कमरे में आया हूँ तो ये सोच के आया हूँ ना कि बाकी बाहर मैंने जितने भी मेरे हीले वसीले थे सारे फेल हो गए। सब डॉक्टर फेल हो गए, रिहैब फेल हो गए, टोने टोट के फेल हो गए, तीर्थ यात्राएं फेल हो गई, अपने बलबूते पे चेंज करके कई तरीके अपना के मैं आया हूँ। और अब मेरे लिए इसको हम कहते हैं ना आखिरी अदालत, तो यहाँ पे मुझे न्याय मिलेगा। ये मुझे दूसरा कदम बताता है, मेरे अंदर होप जगाता है कि अगर मैं मान लूं कि मैं अपने से बड़ी शक्ति को अपनी जिंदगी में ढाल सकता हूँ, तो मैं इस शराब नाम के पदार्थ से मुक्ति पा सकता हूँ। तो यहाँ मेरी ईगो डिफ्लेट हो रही है। पहला कदम ने, पहले तो शराब ने मेरी ईगो डिफ्लेट की, वो मेरी बदनामी करके, मेरा अपमान करके, मेरे को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली रैक करके उसने मेरी ईगो को डिफ्लेट किया। अब दूसरे कदम ने भी ईगो डिफ्लेट की, मेरी भगवान को अंदर, एक हायर पावर को मुझे अपने अंदर डालना है, और उसके लिए मैं तैयार हूँ, और मेरी यात्रा शुरू हो गई। क्योंकि जीओडी गॉड, अगर मैंने ग्रुप ऑफ ड्रंक्स को ही मान लिया, शराब इस मीटिंग के अंदर अगर आज जैसे न्यू कमर भी है, तो उनके लिए ये है कि जो 154 लोग इस टाइम हैं यहाँ पे,
अगर वो कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पे शराब छूट गई है और 1 महीने से छूट गई है, 1 साल से, 10 साल से, 20 साल से, तो मुझे जो है बस सिर्फ खुला दिमाग रखना है। तो जो भी आज न्यूकमर आए हैं उनके लिए एक ही सलाह है कि आप आते रहो और खुला दिमाग रखो और सुनते रहो कि यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो जो चमत्कार हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा, क्योंकि ये चमत्कार जो है अब किसी किसी के साथ की बात नहीं है, इसकी मास प्रोडक्शन हो रही है। ये लाखों ही लोग हैं दुनिया के अंदर जो इस मेथड के द्वारा आज शराब से दूर हैं ना। तो ये होप जगाता है, जो है न्यू कमर के लिए होप जगाता है। और उसको पहली दफ़ा लिखता है कि मेरे जैसे लोग हैं यहाँ पे ना, और उसके लिए वो कुछ भी करने को फिर वो तैयार हो जाता है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, आज भी मीटिंग है, कल भी मीटिंग है, 24 घंटे में आपको शराब नहीं पीनी है और आप मीटिंग में आ जाना है कल ना, देखो क्या होता है ना, कुछ होगा, कोई चमत्कार होगा जरूर। तीसरे कदम का जो आध्यात्मिक प्रिंसिपल है वो फेथ है, या वो भगवान के साथ जो मुझे रिश्ता जोड़ना है ना, शराब के बारे में जोड़ना है, अब जीवन के हर क्षेत्र के बारे में जोड़ना है। और फेथ का कोई लॉजिक नहीं है। इस अगर इस प्रोग्राम को हम देखें ना, जितने भी हम ये 12 कदम है ना, इनका कोई लॉजिक नहीं है। पहले कदम को छोड़ के उसका लॉजिक है, वो साइंटिफिक है, वो क्योंकि वो डॉक्टरों की खोज है कि ये एक बीमारी है। बाकी जो है प्रथम जो है वो सारे के सारे आध्यात्मिक प्रोग्राम है वो, और उसमें कोई ऐसा कोई लॉजिक नजर नहीं आएगा आपको कि इसको करने से ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। पर वो फेथ जो मुझे पाना है ना, वो जरूरी है मेरे लिए। तो उसके लिए मुझे, मैं तैयार हो जाता हूँ उस फेथ को पाने के लिए, और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उस फेथ को पाना चाहता हूँ। तो आप जो मुझे कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो स्पॉन्सर कहता है कि इसलिए अगर उस फेथ को पाना है आपको, उस ईश्वर के साथ आप अपने आप को जोड़ना है, तो आप जो है मुझे उसके लिए आपको अपनी सेल्फ विल छोड़नी पड़ेगी। अपनी सेल्फ विल चला के आपने छोड़ ली, आपको कुछ नहीं मिला। अब आपको जो है ईश्वर की विल में चलना पड़ेगा, और ईश्वर कोई आकाशवाणी नहीं करेगा। उसकी जो विल है, ये ए के जो लोग हैं वो बताएंगे कि अगला कदम आपको क्या करना है। तो इस केस में जो मेरा स्पॉन्सर है वो सबसे बड़ा गाइड बन जाता है। उसकी देख रेख में मैं चलता हूँ, उस पर भरोसा करके। और वही भरोसा जो है एक दिन विश्वास में बदल जाएगा। जो मैं तीसरे कदम से मैं अपने भरोसे की यात्रा शुरू करता हूँ, वो फेथ में बदल जाएगा जब मैं 11वें कदम पे पहुंचता हूँ, और मेरा व्यक्तित्व, मेरा परिवर्तन आ जाएगा। अब उस भरोसे को पाने के लिए, उस फेथ को पाने के लिए मुझे ये कहा जाता है कि पहले तो हम ये पता लगाएं कि हमने किन किन कारणों से जो ईश्वर जो है हमारे से कटा हुआ है, किन किन कारणों से उसके और मेरे बीच में दीवार खड़ी हो गई है, और मेरा जीवन जो है इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दारू नहीं पी रहा मैं, पर आर्थिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, रिलेशनशिप, फैमिली, बच्चे, सबकी समस्याएं जो हैं पहाड़ बन के सामने खड़ी हैं, और मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं ज़्यादा देर सोबर रह पाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे जो है शेकी हो जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। और ज़्यादा ही घबरा गया तो मुझे दारू ही रिलीफ मुझे देती है। तब जो है तीसरा कदम जो है वो मेरे अंदर सांत्वना लेके आता है। ओके, इसका मतलब कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी का डायरेक्टर ना बनूं, ईश्वर को बना दूं, तो मैं ये पा सकता हूँ। तो मैं जो ये मेरी समस्याएं जो हैं बड़ी बड़ी गंभीर हैं, शराब के अलावा जो मेरी समस्याएं हैं वो भी दूर हो सकती हैं एक दिन के हिसाब से। तो दैट इज उसी मतलब इसीलिए हम चौथे कदम की तरफ बढ़ते हैं, और जिसका स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है करेज, कि मुझे अब करेज चाहिए। इन सब कदमों को करने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए। मुझे कुछ अपने मतलब चौथा कदम मुझे अपना लेखा जोखा लेना है। जो मुझे बताया गया कि मुझे अब ये जानना है कि क्यों मैं उस ईश्वर की शक्ति से दूर हूँ, क्यों उसकी शक्ति मेरे पास नहीं पहुंच पा रही है, उसकी लाइट मेरे पास क्यों पा, ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं, ऐसे कौन कौन से दीवारें खड़ी हुई हैं जिनके कारण मेरा और उसका रिश्ता जो है वो टूट टूट गया है। एक्चुअली में जो मेरा रिश्ता जो है वो टूटा हुआ है मेरी ईगो के कारण टूटा हुआ है। सारी समस्या जो है ईगो की है।
शराब तो सिर्फ एक समस्या, एक सिम्टम है मेरी उसका, मेरी बीमारी का ना। और नहीं तो मेरी बीमारी जो है वो सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, दैट इज द रूट ऑफ माई ट्रबल। मेरी ये बीमारी है कि मैं बहुत स्वार्थी इंसान हूँ और आत्म केंद्रित इंसान हूँ। मैं अपने जीवन रूपी ड्रामे का मैं डायरेक्टर बना हुआ हूँ, और जो मेरा जो शो है वो फ्लॉप होता जा रहा है। अब उस शो को चलाने के लिए मैं फिर उस जो असली डायरेक्टर है इस शो को चलाने वाला, वो मेरी हायर पावर है, मेरा ईश्वर है, उसकी देख रेख में मैं चलने का फैसला करता हूँ। और उस हायर उससे के साथ उस मेरे ईश्वर के साथ जो रिश्ता मेरा टूटा हुआ है, उसको मैं चौथे कदम में जानता हूँ कि वो क्यों टूटा है, कैसे टूटा है और क्या क्या रूप में के कारण टूटा है। वो इन्वेंट्री ली जाती है चौथे कदम पे। करेज चाहिए उसके लिए, अपने अंदर झांकना, क्योंकि अभी तक तो मैं दुनिया को ही दोष दे रहा था कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ड्रामा फेल हुआ क्योंकि उसने रोल अच्छा नहीं किया, वो साउंड सिस्टम अच्छा नहीं था, वो कॉस्ट्यूम अच्छे नहीं थे, वो खराब था, वो खराब था, प्रचार अच्छा नहीं किया ना। तो मैं दुनिया को दोष दे रहा था, इस करके मैं नाकामयाब हूँ। पर अब मुझे देखना है कि मेरा क्या रोल था, मैंने क्या किया ऐसा जिसके कारण जो है ये ड्रामा जो है ये फेल हो गया है। तो उसमें जब मैं इन्वेंट्री लेता हूँ अपनी, उसके तीन रूप है, रिजेंटमेंट के और फियर के और सेक्सुअल कंडक्ट की इन्वेंट्री ली जाती है। तो ये मेरी ईगो को और डिफ्लेट करती है। और उसके बाद मैं आता हूँ, जब मेरी इन्वेंट्री चारों ली जाती है और मेरे को सामने कागज के सामने दिख रहा है कि ये मेरा हिस्सा था ना। अब बिग बुक के तरीके से ये प्रोग्राम करने का ये फायदा है कि मुझे सामने दिखना शुरू हो जाता है कि मैं कहाँ पे गलत था, कौन सी मेरी इंस्टिंक्ट जो थी वो गलत भाग रही थी, और कौन से मेरे चरित्र के दोष जो है वो जागृत हो रहे थे। और सबसे बड़ा जो मेरा चरित्र का जो जागृत हुआ वो था आत्म केंद्रित डर, जो कि जो मैं पाना चाहता हूँ मुझे नहीं मिलेगा, और जो मेरे पास है उसको मैं खो ना दूँ। पांचवा कदम जो है वो मुझे बोला जाता है कि जो कुछ तुमने अपनी कमियों को देखा है चौथे कदम में, अब तुम्हें किसी एक व्यक्ति को ये अपनी कमियों को बताना है ना। वो मुझे इंटीग्रिटी है, वो उसका जो आध्यात्मिक प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से मतलब है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो एक ही चीज है। तो मुझे ईमानदारी से जो जो कुछ सब कुछ अपने नकाब सारे उतार देने हैं किसी व्यक्ति के सामने, ईश्वर के सामने, अपने सामने तो मैं उतार ही चुका हूँ। तो वो जब मैं करता हूँ तो जो है मेरे पसीने छूटते हैं, मेरा घमंड, मेरा अहंकार, ये सब मुझे रोकता है ये कदम करने से। पर जब एक दफ़ा मैं कर देता हूँ तो एक पीस महसूस होता है, और वो जो उसको लेके मैं आगे चलता हूँ तो मैं एक तरह से मेरे को आध्यात्मिक अनुभव होता है, जो बहुत बड़ा अच्छा आध्यात्मिक अनुभव होता है। और फिर मैं छठे और सातवें कदम पे उन दोषों को दूर करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। उसका जो आध्यात्मिक प्रिंसिपल है छठे कदम का, वो है विलिंगनेस, इच्छुकता। और मुझे इच्छुक होना है और एंटायरली रेडी टू हैव गॉड। हम पूरी तरह से तैयार हुए कि ईश्वर हमारे इन सारे चरित्र के दोषों को दूर करेगा ना। पूरी तरह से 100% तैयार हुए। जब 100% मैं शराब के लिए तैयार हुआ तो शराब मेरी जिंदगी से गई। उसी तरह जो ये मेरे दूसरे दोष है ना, जैसे गुस्सा है, काम वासना है, लालच है, ईर्ष्या है, बेईमानी है, आलस है, बेपरवाही है, आत्म केंद्रित डर है, अहंकार है, ये 10-11 जो मेरे दोष हैं, इनसे अब मुझे निजात पाने के लिए मुझे विलिंग होना है ना। तो विलिंग होने के बाद जब मैं विलिंग होता हूँ तो फिर वो उसी तरह से जैसे शराब मेरी जिंदगी से गई, उसी तरह से ईश्वर भी उन दोषों को मेरी जिंदगी से ले लेता है। उसके लिए सातवां कदम है। और ये सब थोड़ा विस्तार से मैंने बताया, ये अब तक आप पढ़ चुके हो, आप सुन चुके हो। पिछले 7 दिनों में आप सातवें कदम तक पहुंच चुके हो। तो शायद ये मेरा ऐसा बताना इसलिए जरूरी है कि आठवें कदम की जो जरूरत है ना, छठा कदम जो है वो विलिंगनेस है, उसका आध्यात्मिक प्रिंसिपल। सातवें कदम का है जो आध्यात्मिक प्रिंसिपल वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। और फिर ईश्वर को प्रार्थना, क्योंकि ये जो दोष है ना मेरे, वो ईश्वर ही दूर कर सकता है।
मेरे बस की बात नहीं है कि अपने बलबूते पे, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से मैं इनसे बाहर निकल आऊंगा। जैसे उसने मुझे शराब से बाहर निकाला, उस तरह से मुझे गुस्से से, मेरे को एंगर से, जितने भी काम वासना से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे वो ही दूर कर सकता है अगर मैं विनम्र हो जाऊं तो। विनम्रता मांग रहा है ये छठा और सातवां कदम। और अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, अभी आठवें कदम पे, जो कि कह रहा है कि हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई, और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। अब इसकी जरूरत क्यों है ना? अ, इसकी जरूरत आठवें कदम की क्यों है? और आठवां और नौवां कदम मुझे क्या देने वाला है एक्चुअली? पहला, दूसरा और तीसरा कदम जो है, वो मेरे रिश्ते मेरे ईश्वर के साथ अच्छे करता है ना। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कदम मेरे रिश्ते मेरे साथ अच्छे करता है जब मैं अपने अंदर झांकता हूँ। और आठवां और नौवां कदम मेरे रिश्ते दूसरों के साथ, लोगों के साथ, मेरे फेलो मेंबर जो हैं, जो मेरे, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, जो मुझे दिखते, मतलब सारी दुनिया के साथ मेरे रिश्ते अच्छे के बेहतर करता है। और एक इंसान जो है ये तीन आयामों में जीता है। वो अपने ईश्वर के साथ जीता है, वो अपने आप से जीता है, और वो दूसरों के साथ जीता है। जब इन तीनों आयामों में हार्मनी हो जाती है, जब तीनों डायमेंशंस जो हैं, तीन डायमेंशंस में मैं जीता हूँ, ईश्वर के साथ, अपने साथ और औरों के साथ। जब ये तीनों डायमेंशंस में जो है ना हार्मनी आ जाती है, उनके अंदर तालमेल बहुत अच्छा बैठ बैठ जाता है, तब मैं चौथे डायमेंशन में प्रवेश करता हूँ, जिसको ये प्रोग्राम कहता है ना कि भी हमने फोर्थ डायमेंशन में हमने एंटर किया ये प्रोग्राम करने से, या जिसको हम कहते हैं कि हमारी सिक्स सेंस जो है वो जागृत हो गई। तो अगर मुझे फोर्थ डायमेंशन में जाना है, क्योंकि मैं शराब पीते पीते काफी कुछ जो है ना रिश्ते अपने खराब कराया था, और दुनिया से मैं कट गया था। समाज ने मुझे शायद बाद में छोड़ा होगा, मैंने ही समाज को पहले छोड़ दिया था। मैं उनको हर चीज पे दोष दे रहा था, हर व्यक्ति जो कुछ भी कोई भी मिला ना मुझे, उससे मैंने दोष पाल लिया। मैं जब शराब नहीं भी पी रहा था ना, मैं जब 5 साल का था, मुझे याद है, तब भी मुझे एक मेरे दूसरे बच्चे से, 5 साल के बच्चे से ही मुझे ईर्ष्या हो गई थी उससे, क्योंकि उसकी तारीफ की जा रही थी, मेरी तारीफ नहीं की जा रही थी। और मुझे लग रहा कि मेरे को कम अटेंशन मिल रही है, इसको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। ये जब मैंने अपनी इन्वेंट्री ली, तो मैंने देखा कि यार ईर्ष्या तो तब भी थी जब मैं 5 साल का था। और इवन जो क्या कहते हैं, और जो मेरे चरित्र के दोष थे, वो मेरे शराब उठाने से पहले भी थे। तो कहीं ना कहीं जो है ना, जब मैं शराब नहीं भी पी रहा था ना, तब भी मैं समाज से कहीं ना कहीं कटा हुआ था। तो शराब ने तो मेरे रिश्ते सारे सबके साथ ही खराब कर दिए। तो जब मैंने अपनी इन्वेंट्री बनाई तो 300 लोग आए उस इन्वेंट्री के अंदर, तो मैंने देखा कि 5 साल से लेके 50 साल तक की उम्र तक जो भी मुझसे मिला, उससे छोटी या बड़ी नाराजगी मेरी हमेशा रही है। चाहे वो कुछ केस में जायज भी हो सकती है। स्कूल में जैसे बुली किया गया मेरे को, तो मुझे लगा कि मुझे, मतलब कि मैं एक विक्टिम हूँ, वो मुझे बुली कर रहे हैं जो। और पर एज एन अडल्ट, अब मुझे जो है उनकी बुलीनेस को, जो है जो कुछ उन्होंने अगर किया भी मेरे साथ, गलत भी किया, तो अब मुझे अब लेके नहीं चलना है। अब मुझे कहीं ना कहीं अपने दुश्मनों को भी माफ करना है। तो कई लेवल पे जो है, ये जो है आठवें कदम की जो लिस्ट है ना, सबसे पहले तो ये है, ये आठवां कदम कह रहा है हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई
जिनको हमने हानि पहुंचाई और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। तो सूची बनाने के लिए जो कह रहा है, तो सूची अभी हमने डिस्कस किया जैसे स्टेप 4, तो वही नाम आने वाले हैं 8वें कदम में भी। तो सूची तो एक्चुअली मेरे पास तैयार ही है। जब मैं अपना स्टेप 4 कर लूं तो उसको फाड़ के फेंकूं ना, जब मैं 8वें और 9वें कदम में उनका यूज होगा, तो जो लिस्ट है वो मेरे पास तैयार ही है। अगर 300 लोगों से मुझे रिजेंटमेंट थी, और रिजेंटमेंट जो है वो किसी भी हालत में मैं एंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि रिजेंटमेंट रखने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ मेरा नुकसान हो रहा है। और बिग बुक कहती है कि रिजेंटमेंट जो है सनलाइट ऑफ द स्पिरिट को मेरे पास आने से रोकती है। तो इसका मतलब, अगर मेरे को आध्यात्मिक जागृति चाहिए, मुझे परिवर्तन चाहिए, तो इस रिजेंटमेंट को जो चौथे और 5वें कदम करने से जो कम हुई है, अब इसको इन सभी व्यक्तियों को माफ करके, अपने दुश्मनों को भी माफ करके, और जिनको मैंने हानि पहुंचाई है उनसे माफी मांग के, जो है मुझे अब बाहर की दुनिया में प्रवेश करना है। तो 8वें कदम का आध्यात्मिक प्रिंसिपल जो है वो है ब्रदरली लव। ब्रदरली लव जो है, मतलब कि अब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं जी इस धर्म के लोगों को जो नापसंद करता हूँ, ये तो बहुत वो होते हैं, फंडामेंटलिस्ट होते हैं, इस कंट्री के लोग बड़े खराब होते हैं, ये जो मेरे पड़ोसी देश हैं ये हमारे से, इनके साथ ये तो दुश्मन देश है हमारा ना। नहीं, अब मुझे जो है, मैं इस लेवल पे जा, या इस पॉलिटिशियन को मैं लाइक नहीं करता हूँ, और इस प्रिंसिपल को मैं लाइक नहीं करता हूँ, ये जो तो उस लेवल पे जाके भी मुझे देखना है कि ब्रदरली लव जो है वो किसी भी लेवल में जाएगा ना। सिर्फ 300 जो नाम लिखे हैं वो उन पे तो जाएगा ही जाएगा। पर मैं पाऊंगा कि मैं तो टीवी देखते देखते मैं रिजेंटमेंट पाल लेता हूँ, न्यूज सुनते सुनते मैं किसी के हक में आ जाता हूँ और किसी के फेवर में आ जाता हूँ, और अंदर से खुन्नसी पाल लेता हूँ। हाँ, बैलेंस करके मैं देखूं, तो रिजेंटमेंट को छोड़ना जो है ना मेरे लिए बहुत ही बहुत हितकारी है। और बल्कि ओल्ड टाइमर तो कहते हैं कि अगर मुझे जिंदगी में कोई क्राइसिस आएगा ना, कोई मुश्किल आएगी, तो जो है सबसे ज्यादा जो मेरी उस टाइम मदद करेगा ना, वो मेरा दुश्मन करेगा। जो एक टाइम पे जो मेरा दुश्मन होता था वो सबसे पहले आएगा मेरे को हेल्प करने के लिए। जो सो कॉल्ड मेरे फ्रेंड है ना, वो शायद बाद में है, वो जो है वो पहले मदद की पेशकश करेगा ना। तो ये कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। तो उनका नाम, दुश्मनों का नाम भी सूची के अंदर लाना उतना ही जरूरी है जितना कि मैं अपने दोस्तों का नाम या अपने परिवार के जनों का नाम, जिनसे मुझे प्यार है और उनको मैंने नुकसान पहुंचाया है, और उनका नाम भी लिखना जरूरी है। तो सूची बनाने में ना मुझे कंजूसी नहीं करनी है ना, सबके नाम लिखने हैं। और दुश्मन के साथ अमेंड करना मुझे बल्कि ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। और ये जो हिदायतें हैं ना 8वें और 9वें कदम की, 9वें कदम हम कल डिस्कस करेंगे कि मुझे एक्चुअली जाना कैसे है उनके पास ना, क्या कहना है और क्या कह के जाना है ना, और क्यों जाना है। क्योंकि ये जो अ, मतलब रिजेंटमेंट को तो मैं किसी भी हालत में अंदर, अपने अंदर मैं रख ही नहीं सकता हूँ। और फिर ओल्ड टाइमर ये भी कहते हैं कि अगर आपके कोई बिगड़े काम नहीं बन रहे हैं, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी आपने कोई रिजेंटमेंट अभी छोड़ी नहीं है, कोई रिजेंटमेंट आपने, द्वेष आपने पाल के रखा हुआ है ना, जिसके कारण आपके कोई दूसरे काम नहीं हो रहे हैं। वो काम कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी काम हो सकते हैं। और अगर उनमें अड़चन आ रही है, तो ये भी लगता है कि मुझे, यार इसके लिए भी तो मुझे, अगर मैं इन लोगों को माफ़ कर दूं जिनको मैं रेंट फ्री स्पेस दे के अपने यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, तो मेरे को ही फायदा होने वाला है। और एक चीज़ और है कि एक जेल के अंदर जो कैदी हैं, वो कब तक कैदी हैं, उनका उनका जेल के अंदर अगर कैद है, उनको कैद मिली हुई है, तो वो कब तक मिली हुई है? वो तब तक कैद मिली हुई है जब तक बाहर जेलर बैठा हुआ है।
सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब 24 घंटे तो उसको कैदियों को भी अंदर रहना है जेल के अंदर, और 24 घंटे जेलर को भी बाहर रहना है जेल जेल के बाहर। तो एक तरह से दोनों ही कैदी हैं ना, क्योंकि उसकी 24 घंटे की ड्यूटी है, वो छोड़ के जा नहीं सकता जेल को। उसी तरह से मैंने ये जो व्यक्तियों को अपने अंदर कैद करके रखा हुआ है अपने अंदर, उनके लिए मैं बुरा भला सोच रहा हूँ और उनको कैद करके रखा हुआ है, और मैं उनकी निगरानी कर रहा हूँ बाहर खड़ा होके। तो ये तो मेरी भलाई है कि जब मैं उनको रिहा करता हूँ तो मैं खुद रिहा हो जाता हूँ। तो कितनी बड़ी आज़ादी मुझे देता है ये 8वां कदम जो है ना, और मेरा नज़रिया सारे सृष्टि की तरफ बदल देता है ना। मेरा फिर जो है ना ब्रदरली लव जो है ना, ये कहीं भी फैल जाएगा, मेरा प्रकृति की में भी फैल जाएगा। मुझे किसी पेड़ को काटने में मेरे को लगा कि नहीं नहीं, इसको नहीं काटना, ये तो मेरा एक रिश्तेदार है, पेड़ ही मुझे रिश्ते नजर आने लगेंगे, पहाड़ मुझे, इकोलॉजी, सब जगह इसको बढ़ाया जा सकता है। ये ब्रदरली लव जो है जानवरों, प्रकृति, इंसानों की तरफ तो बढ़ाया ही जा सकता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी और उसके ना। तो इसकी जो है 8वें कदम की जो, अगर देखा जाए, क्योंकि ठीक है शुरू शुरू में हम ऐसी इतनी गहराई में नहीं जाते हैं। आ, आज शुरू शुरू में तो हमको, अगर हमने अभी प्रोग्राम शुरू किया है तो जो लिस्ट में मेरे नाम रिजर्वमेंट के आएंगे वहीं पे आएंगे। पर जब आप बात इस कदम को करने के बाद, जब बाहर बाद में आप कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद दोबारा से इस कदम को देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये कदम तो इतना ज़्यादा गहराई वाला है कि ये तो कह रहा है कि मेरी तो सबके साथ बनाई है, मेरे लिए तो कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, सारे ही मेरे अपने हैं ना। और अगर कहीं पे दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो रहा है, कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मैं वहां पे शांति की प्रार्थना करता हूँ, ना कि मैं किसी की साइड लेता हूँ। थोड़ा हम आगे निकल के अध्यात्म के अंदर, क्यों ये के अल्टीमेटली ये जो है ना आध्यात्मिक प्रगति को मुझे बनाए रखना है। पर शुरू में जो 8वां कदम की जो लिस्ट है ना, वो मेरे पास बनी हुई है। जो मैंने चौथा कदम जब लिया, तो मेरा जो है 8वां कदम, उसमें से लिस्ट जो है मेरी सारी की सारी बन जाएगी। और लिस्ट में कैसे कैसे नाम हो सकते हैं, पहले तो है कि दुश्मनों के नाम भी होंगे, क्योंकि रिजेंटमेंट में जरूर आए होंगे मेरे दुश्मनों के नाम। मुझे जिन्होंने लगता है कि उन्होंने ज़्यादा हानि पहुंचाई, मैंने तो उनको कोई कम हानि पहुंचाई थी, उन्होंने मुझे ज़्यादा हानि पहुंचाई, उनके नाम होंगे। और फिर मेरे, जिनको मैं प्यार करता हूँ, जिनको मैंने हानि पहुंचाई, उनके भी नाम होंगे। और किस तरह के नाम हो सकते हैं, और किस तरह के नाम हो सकते हैं, वो है, हमने काफ़ी शराबी जो है ना, हम कर्जे पैसे उधार ले लेते हैं और फिर हम वापस नहीं करते हैं ना। और अब जिनसे मैंने पैसे उधार लिए हैं, चाहे वो मेरे साथ लड़ाई उसने करी है या नहीं करी है, पर मुझे, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अब उनके साथ, अब उनके फ़ोन उठाऊं पहले तो, उनके साथ जो है मैं उनके पैसे मुझे वापस करने हैं, तो उनके नाम भी आएंगे, जिन जिन के भी मुझे पैसे वापस करने हैं उन सब के नाम आएंगे। तो एक जो है ये फाइनेंशियल अमेंट्स के जो हो गए नाम आएंगे, ये भी आएंगे इस लिस्ट के अंदर। और हो सकता है कि मैंने ऑफिस के अंदर हेरा फेरियाँ करी हैं, मैंने, जैसे मेरे केस में मेरे पास परचेज का काम था मेरे पास, तो मैं जब मार्केट से पार्ट्स खरीदने जाता था, तो मैं बढ़ा चढ़ा के बिल बनवा लेता था। और अ, वो जो था, जो दुकानदार था, वो मुझे जो बचे हुए जो जो बिल, एक्चुअल बिल से, और जो मैंने बढ़ा चढ़ा के बनाया, जो उसका जो बाकी जो पैसे थे वो मुझे कैश दे देता था, और मैं कंपनी से ज़्यादा पैसे वो चार्ज करता था वो। तो ये सब हेरा फेरियाँ जो करी है मैंने, जिसको हम कहते हैं कि मैंने, अंग्रेजी में कहते हैं कि पैडिंग द एक्सपेंस अकाउंट ना, तो उनके नाम भी आएंगे। और अ, कुछ ऐसे कुछ नाम ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप की लिस्ट में नहीं है, पर मैंने हानि पहुंचाई है उनको। वो मेरे दुश्मन नहीं है, और उनके साथ मुझे कोई रिजेंटमेंट भी नहीं है, और उनको पता भी नहीं है कि मैंने हानि पहुंचाई है।
और उन्होंने कभी मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार भी नहीं किया है, फिर भी मैंने उनको ना जानते हुए भी मैंने हानि पहुंचाई है। ऐसे नाम भी आएंगे, और मेरे केस में ऐसे नाम थे जैसे मैंने थोड़े थोड़े पैसे कभी किसी से उधार ले लिए, कभी किसी से 1,000 ले लिए, किसी से 2,000 ले लिए। अब जब मैं उनको वापस करने गया तो उनका तो हमको तो याद ही नहीं है। पर मुझे अपनी स्लेट को क्लीन करना है, और उस लेवल तक क्लीन करना है कि मुझे किसी को भी नहीं अब छोड़ना है। सबके साथ मुझे जाके पेश तो होना ही है, सूट अप एंड शो अप तो होना ही है, उनको बोलना तो है ही। उसके लिए विलिंगनेस जो है, उसके लिए नाम लिखना से ही मेरी विलिंगनेस आ जाती है ना। क्योंकि हो सकता है कि अ, दुश्मनों के नाम मैं लिखना ही ना चाहूँ इनमें ना, कि नहीं नहीं, इन लोगों से तो मैं नहीं करूंगा, मैं कभी भी नहीं करूंगा। पर बोला जाता है कि नाम तो लिख दो इसको, अभी नहीं करोगे वो तो चलो देखेंगे 9वें कदम पे आके, पर अभी नाम तो लिख दो, 8वां कदम कुछ और तो कुछ करने को कहने को तो नहीं कर रहा ना। तो ये जो है कर्जे वाले जो है नाम, ये भी हो सकते हैं। आ, और कुछ जो हो सकते हैं, जो शादीशुदा जिंदगी में जो मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हों, या मैं बिना अपने स्पाउस को बताए मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ, उसको नहीं पता है ना, तो उस तरह के अमेंड भी जो है वो भी आएंगे। वो तीनों जो 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 मेरी लिस्ट बनेगी ना, वो बनेगी रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री से, फियर की इन्वेंट्री में भी नाम हो सकते हैं, और सेक्स की इन्वेंट्री में भी कुछ नाम हो सकते हैं, जहाँ पे मैंने अपने सेक्सुअल मिसकंडक्ट से मैंने लोगों को हानि पहुंचाई है अपनी ना, उनके भी नाम हो सकते हैं। और तो हो सकता है कि मेरा, जैसे यहाँ पे एक केस लिया गया है कि हो सकता है कि मेरा तलाक हो गया है और मैंने दूसरी शादी कर ली है, पर पहली पत्नी को मैं अभी जो है ना वो नहीं दे रहा हूँ, मैं एलिमनी नहीं दे रहा हूँ उसको, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ मंथली जो कोर्ट ने डिसाइड किए हैं। तो उसने मेरी अरेस्ट के वारंट जो है मेरे खिलाफ निकाल दिए हैं। अब ऐसे लोगों से भी अमेंड करना जो है, या तो मैं कोर्ट के कहने पे जेल चला जाऊं, या फिर मैं उस पत्नी से अगर पुरानी पहली पत्नी से अमेंड कर लूं, तो हो सकता है, बहुत चांसेस है कि वो मुझे माफ़ कर दे और वो अपने वारंट जो है वापस ले ले। और कई दफ़ा होते हैं कि हमने कुछ कर्जे ले लिए होते हैं और उसकी कोई रसीद नहीं होती है, और उस रसीद को जिस कारण जो है, जो जिस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए हैं, उसको मैं कहता हूँ कि तूने कभी दिए ही नहीं पैसे, मैं मुकर जाता हूँ कि उसने कभी पैसे दिए हैं, उसने मुझे दिए थे पैसे में। इस तरह के नाम भी हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल अमेंड्स, मैरिज के हमने, रिलेशनशिप के अमेंड्स, और जो मैंने नुकसान अपने घर में पहुंचाया है, अपने दफ्तर में मैंने जो मैंने उनको, और नुकसान मैं किस तरह से, किसी कई और तरीकों से भी तो नुकसान पहुंचाता हूँ। अगर देखा जाए, अगर घर के अंदर 5 व्यक्ति हैं और मैं 5 व्यक्तियों में से एक को ज़्यादा फेवर करता हूँ, बाकी चारों को निगलेक्ट करता हूँ, तो वो भी कुछ ना कहते हुए भी वो नुकसान हो गया। और मैं घर में आके मुंह बना के बैठ जाता हूँ, सेल्फिटी में रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ, गुस्से में रहता हूँ, या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, वो भी जो है एक तरीके से एक छुपा हुआ जो है वो नुकसान मैंने पहुंचा दिया। चाहे मैंने उसको गाली गलौज नहीं की, थप्पड़ नहीं मारा, पर अपनी मैंने बॉडी लैंग्वेज से जो है मैंने अपने घर के अंदर ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे घर के अंदर जो है सारे जो है वो हॉस्टेज है ना, मैंने उनको बंधक बना के रखा हुआ है ना। तो इस तरह से भी मुझे अपने लिस्ट के अंदर नाम देखना पड़ेगा। तो चौथे कदम जो मैंने लिया है, वो जो है वो सारे के सारे नाम आ जाएंगे मेरे 8वें कदम की लिस्ट में। प्लस उसके अलावा कि जिनसे मुझे कोई रिजेंटमेंट भी नहीं थी, पर मैंने नुकसान पहुंचाया है ना, जैसे किसी को पता ही नहीं था कि मैंने उसकी चोरी करी है, या मैंने उसके साथ बुरा किया है, या मैंने उसके साथ उसका कोई करेक्टर असैसिनेशन ही किया है और कुछ नहीं किया, तो या मैंने कुछ, कई तरीके से हम नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो वो सब मुझे देखने पड़ेंगे। और उनकी मैं जितनी भी लिस्ट अगर मैं बना देता हूँ और इच्छुक हूँ इन सब से अमेंड करने की, तो घबराना नहीं है 8वें कदम में।
लिस्ट बनाने के लिए मुझे तैयार रहना, क्योंकि अभी सिर्फ ये लिस्ट बन रही है, कागज़ के ऊपर बन रही है। जो जो उसके कहते हैं वो जो है ना, एसिड टेस्ट तो 9वें कदम पे आएगा, और उसको हम कल डिस्कस करेंगे। और हो सकता है 8वां 9वां कदम यूनिसन में है, तो इकट्ठा 8वां कदम भी बीच में आएगा, 9वां कदम भी बीच में आएगा, और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों करना है मुझे, परिवर्तन मुझे चाहिए तो मुझे ये करना पड़ेगा। ये मेरी ईगो को डिफ्लेट करेगा, मेरे को हम्बल बनाएगा, मेरे रिश्ते और अच्छे करेगा। तो मुझे इसकी पावर का मतलब जो है ना, अमेंड करने की जो पावर है ना, वो नज़र आएगी। क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों से मैंने अमेंड की है ना, मैंने दुश्मनों से भी अमेंड की है, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। उसको हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद जी। थैंक यू प्रितपाल जी, थैंक यू वेरी मच।